यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों कि पिछले सेगमेंट में आई टोल्ड यू अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज, ठीक है, एंड हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, देयर मैग्नेटिक नेचर एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कलर फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और बच्चों इस सेगमेंट में मैं कुछ उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ना। इनको बिल्कुल अच्छे से करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम ये बताते हैं बच्चों कि व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिख लीजिएगा, ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूछे या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पेपर में पूछे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? तो बताइए, किसी को मालूम हो तो बताइए जी। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, ठीक है, याद रखिएगा। n-1d 1 to 10 ns 1 to 2 where n is equal to number of outer most orbit। बच्चों जहाँ पर n क्या कहलाएगा बोलिए? n is equal to number of outer most orbit की संख्या कहलाएगी, है ना। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हम आयरन 26 का लिखते हैं बच्चों। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम आर्गन 26 का लिखते हैं तो हम लिखते हैं आर्गन 4s2 3d6। तो देखिए, अगर बाहर वाला 4 है यानी ns है, तो अंदर वाला क्या होगा? n-1d, यानी बाहर वाले से 1 कम होगा। तो अंदर वाले में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बाहर वाले में 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बच्चों यदि आपके पेपर में पूछा जाए व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट, तो योर आंसर विल बी तिवारी सर n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉपर, सिल्वर और जो गोल्ड होता है, इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनका पेनल्टीमेट डी शेल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कैसे देखिए, है ना। हमारा क्वेश्चन है ऑल्दो यद्यपि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर ले लो चाहे सिल्वर ले लो या गोल्ड ले लो, हैव कंप्लीटली फिल्ड, हैव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हैव कंप्लीटली फिल्ड d orbitals, yet they are considered as transition element, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है बच्चों। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी वाई कैसे तिवारी सर? देखिए, हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर हम कॉपर का लिखें, कॉपर 29 होता है। सिल्वर का लिखें, सिल्वर कितना होता है बच्चों बताओ? सिल्वर 47 होता है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कितना होता है बताइए? 7 2 9 और 7 79 होता है। अगर हम कॉपर का लिखें बच्चों कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाएगा आर्गन, आपने लिखा होगा 3d10 4s2। मैंने आपको बताया था 4s2 नहीं, इट विल बी 4s1, ठीक है। ये इन अवर प्रीवियस सेगमेंट बच्चों मैंने आपको कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बताया था। आर्गन 18 होता है, 18 और 1 19, 19 और 10 29। अगर बच्चों सिल्वर का लिखें, एक एक बढ़ाते जाइए, ये हो जाएगा 4d10, ये हो जाएगा 5s1। अगर हम गोल्ड का लिखें बच्चों, तो गोल्ड का हो जाएगा 5d10, ये होगा 6s1। क्लियर? ये जितने भी एलिमेंट हैं बच्चों, इट बिलोंग्स टू फर्स्ट बी ग्रुप। अगर कोई हमसे पूछे कि तिवारी सर ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है ये किस ग्रुप में रखे गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन फर्स्ट बी ग्रुप।
जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, n-1 d10 ns1, सबके d ऑर्बिटल में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, ns ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन वही है कि भाई तिवारी सर अगर इनके d ऑर्बिटल पूरे भरे हैं तो हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते, क्यों मानते हैं भाई, हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज मेटल्स हुज पेलेंटिमेट d ऑर्बिटल इज नॉट फिल्ड या इज इनकम्प्लीट, पूरी तरह से भरे नहीं है। तो बच्चों हम पढ़ते क्या है, हम ये पढ़ते हैं द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, स्टेट ऑफ कॉपर। कॉपर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों, होती है 2+। सिल्वर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सिल्वर की 2+। गोल्ड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3+। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज 2+, सिल्वर इज 2+, गोल्ड इज 3+। अगर कॉपर की 2+ है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले से, 1 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले से, तो क्या आ जाएगा बच्चों बाहर 3d9 4s0। बताओ भाई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ, कि अगर d में 9 है, अगर हम d ऑर्बिटल बनाए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5, तो अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए Cu को, कॉपर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं। सिल्वर में भी वही हालत है, 2 है, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, क्या बनाएगा 4d9, सिल्वर विल बी देयर। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, रटने वाली बात ही नहीं है, 4d9 5s0, इसका मतलब हम इसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इट कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गोल्ड 3 है, एक यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा, तो इट विल कंटेन हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 5d8 और ये हो जाएगा 6d0। तो हम ये देखते हैं कि इन तीनों का, कॉपर हो चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो, इनके पेलेंटिमेट जो d ऑर्बिटल्स हैं, बाहर से जो अंदर वाली d ऑर्बिटल्स हैं, ये इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे नहीं हैं। कॉपर 2+ में 3d9 इलेक्ट्रॉन्स होगा, सिल्वर 2+ में 4d9 इलेक्ट्रॉन्स होगा, गोल्ड 3+ में 5d8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। देयर पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल, यानी बाहर वाले से एक अंदर वाले जो d ऑर्बिटल्स हैं, देयर पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल्स, इनके जो पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल्स होते हैं, पेनल्टीमेट d orbitals are not completely filled with electrons, are not completely filled with electrons, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे नहीं होते हैं। therefore they are considered as transition elements, therefore they are considered as ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों याद हो गया यार, कि होना तो ये चाहिए था, कॉपर सिल्वर और गोल्ड के अंदर 3d10 4s1 4d10 5s1 5d10 6s1, बट वी नो दैट इन देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Cu2+, सिल्वर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Ag2+ एंड गोल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ A3+। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला 3d9, यहाँ से 2 निकाला 4d9, यहाँ से 3 निकाला 5d8। It means their penultimate d orbital is incomplete and therefore we can say that कि they are considered as transition elements। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। बच्चों हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि why zinc, cadmium and mercury are soft with low melting point, है ना। हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है सॉफ्ट होता है विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। वाई जिंक कॉमा कैडमियम एंड Hg मीन्स बच्चों मरकरी, जिंक कैडमियम एंड मरकरी जो मेटल्स हैं आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। बच्चों आपको याद हो मैंने तीनों के आपको कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, अगर आपने लिखे हो। चलिए एक बार तीनों के कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जिंक कितना होता है बोलो 30, कैडमियम कितना होता है बोलो 48, मरकरी कितना होता है बोलो 80, है ना। ये हो गया तीनों। अगर आप जिंक का लिखोगे, देखिए बच्चों अगर हमें 3D ट्रांजिशन सीरीज़ का याद है तो हम 4D 5D 6D किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं,
बशर्ते हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि उसके नीचे कौन कौन से एलिमेंट है। आर्गन 3d10 4s2 इसका लिखेंगे, तो इनर्ट गैस को लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके नीचे, सिंपली डैश कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए 4d10 5s2, यहाँ भी एक बढ़ा दीजिए 5d10 6s2। बच्चों मुझे बताइए, क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं है, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो बच्चों क्या होगा, जब किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दे हैव स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, तो वो ज़्यादा मात्रा में मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वी कैन से दैट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। पेनल्टीमेट डी क्यों बोल रहे हैं? 4 अंदर वाला 3 है, 5 अंदर वाला 4 है, 6 अंदर वाला 5 है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी के पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाते। दैट्स वाई दे आर अनेबल टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ड्यू टू विच दे आर सॉफ्ट विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। कितना प्यारा आंसर है बच्चों। वी कैन से दैट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी contain all paired electrons in their contain all paired electrons in their penultimate d orbitals, contain zinc, cadmium and mercury contain all paired electrons in their penultimate d orbital, penultimate d orbitals, है ना। आप देख सकते हैं सारे पेयर्ड हैं, 10 मतलब 5 पेयर 5 पेयर 5 पेयर इन देयर पेनल्टीमेट d orbitals, therefore they form weak metallic bond, इसलिए जिनका जो मेटेलिक बॉन्ड होता है बच्चों वो कमज़ोर होता है। therefore they form weak metallic bond, जिसके कारण due to which जिसके कारण they are soft with low melting point, है ना बच्चों। due to which we can say they are soft with low melting point, low melting point। बहुत इजी आंसर है बच्चों, एक बार आप पढ़ेंगे आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल है तिवारी सर। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, देयर पेनल्टीमेट d orbitals are completely filled with electrons, it means their all electrons are paired, चूंकि इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, that's why they form weak metallic bond, इनके मेटेलिक बॉन्ड कमजोर होते हैं, ड्यू टू विच दे आर सॉफ्ट विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बिल्कुल इसी का अपोजिट है बच्चों अगला क्वेश्चन। वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव वाई transition metals have high enthalpy of atomization, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? high enthalpy of atomization, atomization, enthalpy of atomization। अब बच्चों सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि आखिर ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती क्या है ना। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? बच्चों द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एंथैल्पी मतलब जो है बच्चों हीट होती है, एंथैल्पी जो है हम हीट को कहते हैं, किसको कहते हैं? हीट को। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक क्रिस्टल इनटू आयंस या इनटू सेपरेट एटम्स। So the amount of heat required to break the metallic crystal or metallic lattice into separate atoms is called as enthalpy of atomization, है ना। हम लिख सकते हैं the amount of heat required to break the atoms, to break the metallic crystal
crystal into separate atoms, है ना, is called enthalpy of atomization. उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? is called enthalpy of atomization. enthalpy of atomization, है ना, the amount of heat required to break the metallic crystal या metallic lattice, crystal lattice into separate atoms is called enthalpy of atomization. अब मुझे बताओ बच्चों, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उनके पास ज़्यादातर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स और एलिमेंट्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके कारण क्या होता है? दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, दैट इज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, है ना. सिंस हम ये लिख सकते हैं, सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सिंपल सी बात है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं. देयरफॉर दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड. वो जो है बच्चों स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना. दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू विच, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं, ड्यू टू विच दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. ड्यू टू विच दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. याद हो गया बच्चों? हमारा क्वेश्चन ये था कि ट्रांजिशन एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा क्यों होता है? तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है बच्चों? कि वो हीट जो किसी मेटेलिक क्रिस्टल को से एटम को अलग करने के लिए चाहिए होता है. ठीक है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके डी ऑर्बिटल में कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं? लिख दो, इन देयर n-1 डी ऑर्बिटल या पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, है ना, n-1 डी ऑर्बिटल. देयरफॉर दे फॉर्म, है ना, देयरफॉर दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड. इसलिए वो क्रिस्टल लेटिस में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, ड्यू टू विच दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. नोट कर लीजिए बच्चों. कभी कभी हमसे पूछा जाता है, विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो या डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई, और क्यों? तो बच्चों हमारा इसका आंसर होगा स्कैंडियम, है ना. इसका आंसर होगा बच्चों स्कैंडियम. डू यू नो एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम? भाई कोई मुझे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बताएगा जी? हाँ बताइए. 21. बिल्कुल सही. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है. हम लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d1. होना तो ये चाहिए था कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए थी +2 मिनिमम, और मैक्सिमम इसके पूरे इसके अनपेयर्ड, तो ये होनी चाहिए थी +3. लेकिन क्या होता है बच्चों कि स्कैंडियम का जो डी ऑर्बिटल होता है वो बहुत स्टेबल होता है. हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के अलग नहीं कर सकते, इसलिए सीधे का सीधा पूरा 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. और ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. क्यों करता है ना. यहाँ हम लिख सकते हैं स्कैंडियम शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू देयर स्टेबल 3D पेनल्टीमेट ऑर्बिटल. ड्यू टू देयर स्टेबल 3D पेनल्टीमेट ऑर्बिटल. अच्छा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, रीजनिंग क्वेश्चन है कि भाई स्कैंडियम से लेके तो जिंक तक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो भाई इसको भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए. लेकिन क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल है बच्चों स्टेबल होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के पूरे के पूरे 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं. एंड इट शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, Cr3 पॉजिटिव ऑब्लिक Cr2 पॉजिटिव हैज़ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल while Mn3+ ऑब्लिक Mn2+ हैज़ लार्ज पॉजिटिव E0 वैल्यू Y. देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक बहुत ही
प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर नेगेटिव आएगा इसका मतलब पहला वाला पोर्शन वहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, इट मीन्स Cr3 पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल, है ना। देखिए आप एक बार समझ जाएंगे ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। नेगेटिव आया है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं Cr3 पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल, Cr3 पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल as it has stable configuration of बताइए कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों। जनरली जो हमारा आर्गन होता है, मैं करके भी बता रहा हूँ, आर्गन का होता है 3d5 और 4s1। अब यहाँ 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव है तो एक यहाँ से हटा दीजिए और 2 यहाँ से हटा दीजिए, तो ये बचेगा 3d3। और बच्चों आपको मालूम है, अगर हम CFT देखें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखें, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया है T2G का 3 होता है ना। यहाँ 3 प्लस है, 3 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। पॉजिटिव लिखा होगा तो दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। नेगेटिव लिखा है, पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो Cr3 प्लस विल बी मोर स्टेबल एज इट हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, 3 कम कर दो, एक यहाँ से कम कर दो, 2 यहाँ से कम कर दो, तो ये हो गया T2G3। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आता है। तो एज इट हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2G3, है ना, ये वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। अब देयरफॉर इट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू Cr2 पॉजिटिव, देयरफॉर इट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड, इसलिए इजीली रिड्यूस नहीं होगा, इट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू Cr2 पॉजिटिव। फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान दें, नेगेटिव अगर वैल्यू आती है तो पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा और ये आसानी से Cr2 पॉजिटिव में रिड्यूस नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहे हैं, दूसरे पार्ट में ये बोल रहे हैं Mn3+ Mn2+ हैज़ लार्ज पॉजिटिव E0 वैल्यू, लार्ज पॉजिटिव E0 वैल्यू। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उल्टा होगा, बाद वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और पहला वाला दूसरे में इजीली रिड्यूस होगा। तो दूसरे वाले पार्ट का अगर अपन आंसर लिखें तो हम ये लिख सकते हैं Mn2+ विल बी मोर स्टेबल। समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, Mn2+ विल बी मोर स्टेबल एज इट हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अब जैसे मैंगनीज का अगर आप लिखोगे तो मैंगनीज 25 होता है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर्गन 3d5 4s2। अब 2 प्लस है तो ये 2 हटा दीजिए तो हो जाएगा 3d5 4s0। तो इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, एज इट हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 4s0। स्टेबल हो गया ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों में से जो हो वो बेटर है। निगेटिव में पहला करेंगे, पॉजिटिव में दूसरा करेंगे। एज इट हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 4s0। देयरफॉर, भाई ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये इसमें इजीली, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर Mn3+ आयन विल बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू, विल बी, है ना, कैन बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू, कैन बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू बोलो बच्चों Mn2+। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखो बच्चे हमेशा उलझते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में उलझते हैं। सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, यदि मान लीजिए यहाँ नेगेटिव है तो पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और ये इजीली रिड्यूस दूसरे में नहीं होगा, और अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है तो दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और पहला वाला आसानी से दूसरे वाले में रिड्यूस होगा। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिर इसी टाइप का हम अगला करते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से है। देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए, वैसे आप उलझ जाओगे इन तरह के क्वेश्चंस में। E0 वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है Mn2+ Mn के लिए नेगेटिव है। मैंने क्या बताया, नेगेटिव के लिए पहला ज़्यादा स्टेबल होता है और ये इजीली रिड्यूस नहीं होता। पॉजिटिव के लिए दूसरा ज़्यादा स्टेबल होता है और ये इजीली रिड्यूस हो जाता है। इज नेगेटिव वाइल फॉर Cu2+ Cu इज पॉजिटिव एक्सप्लेन। चलिए बताइए यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, पहला वाला। तो हम लिखेंगे Mn2+, है ना, Mn2+ Mn इज नेगेटिव, Mn2+
ऑब्लिक Mn इज नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव है, क्यों है? बिकॉज, क्योंकि कारण ये है बिकॉज Mn2+ इज मोर स्टेबल, Mn2+ इज मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल है ना, एज इट हैज़, अब कन्फिगरेशन लिखें, एज इट हैज़ स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ, एज इट हैज़, बोलो बच्चों, इनका जो कन्फिगरेशन होता है, एज इट हैज़ स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ, बताओ भाई मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ का यदि हम लिखें तो 25 होता है, कन्फिगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d5 4s2, अब यहाँ पे 2+ है तो ये हटा दो तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका स्टेबल कन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों? स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ 3d5 4s0, है ना। अब अगर ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, निगेटिव है तो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, देयरफॉर इट Mn2+ कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड, कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू, है ना, Mn, इसलिए ये Mn में इजीली रिड्यूस नहीं होगा, कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू मैंगनीज। ये अगर नेगेटिव वैल्यू है बच्चों तो हमें ये समझ में आ रहा है कि Mn2+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि हमने उसका स्टेबल कन्फिगरेशन भी लिख के बता दिया, इसलिए ये Mn में इजीली रिड्यूस नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, Cu2+ ऑब्लिक Cu इज़ पॉजिटिव, तो हमारा आंसर होगा तिवारी सर Cu2+ ऑब्लिक Cu इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? Cu2+ इज लीस्ट स्टेबल, इसका मतलब ये हुआ Cu2+ इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है, एंड इट कैन बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू Cu, है ना, एज इट हैज़, Cu में इसलिए रिड्यूस हो रहा है एज इट हैज़ स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ 3d10 4s1, क्योंकि इसका जो स्टेबल कन्फिगरेशन है कॉपर का वो 3d10 4s1 होता है, जबकि Cu2+ में हो जाएगा 4s0 3d9, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ध्यान रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, पानी की बात नहीं हो रही है। पानी की अगर बात होगी तो Cu2+ ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, यहाँ अलग है। पॉजिटिव निगेटिव कोई भी कॉन्सेप्ट आए, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए, अगर निगेटिव आएगा पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इसमें इजीली रिड्यूस नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और पहला वाला दूसरे वाले में इजीली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों पर बच्चों बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, Mn2O3 इज बेसिक इन नेचर वाइल MnO2O7 इज एसिडिक, वाई, है ना। Mn2O3 का नेचर बेसिक होता है जबकि Mn2O7 का नेचर एसिडिक होता है, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, इसके आंसर को देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना, जितना ऑक्सीजन है उतनी इसकी, देखो यहाँ ऑक्सीजन की 2 है, मैंगनीज की 3 है, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट 7 है जो हाईएस्ट है। तो हम आंसर ये लिख सकते हैं बच्चों कि Mn2O3 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है। और ये बच्चों जब हम इसको पानी से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है MnOH होल थ्राइस, है ना, MnOH होल थ्राइस। और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक, इसलिए बेसिक होता है। जबकि Mn2O7 जब पानी से रिएक्ट करता है तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होती है, तो यहाँ पर ये बनाता है पर मैंगनिक एसिड H4MnO4, इसलिए हम ये कहते हैं बच्चों कि Mn2O7 जो होता है इसका जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक, है ना। ध्यान से मैं लिख के बता रहा हूँ बच्चों, देखिए इन Mn2O3, अगर हम Mn2O3 की बात करें, सो दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +3, वही है ना, Mn2O3 तो 3 है तो 3 है, इज +3। इट रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर, ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर, गर्म पानी से रिएक्ट करता है टू फॉर्म
MnOH होल थ्राइस, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, है ना। आप चाहे तो इसका नाम लिख लें। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है क्योंकि 3 ऑक्सीजन जुड़ा है, और ये गर्म पानी से रिएक्ट करके मैंगनीज हाइड्रोक्साइड बनाता है बच्चों। देयरफॉर वी कैन से दैट Mn2O3 इज बेसिक इन नेचर। इसका जो नेचर होता है बच्चों वो कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। चलिए अगले पार्ट का आंसर लिखते हैं बच्चों। चलो बताओ बच्चों, Mn2O7 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 7। यहाँ पर कितनी थी? 3। ये भी पानी से रिएक्ट करता है, ये भी पानी में जब घोलते हैं तो पानी से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है परमैंगनीक एसिड। तो एसिड बनाता है, इसलिए इसका नेचर एसिडिक होता है। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों कि Mn2O7, ये जो Mn2O7 है ये क्या करता है? Mn2O7, इन Mn2O7 इस कंपाउंड में दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, दी ऑक्सीडेशन बहुत इजी वे में एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, स्टेट ऑफ Mn इज, Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 होती है। देयरफॉर इट रिएक्ट्स विथ वाटर, अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करें तो ये पानी से रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म HMnO4। ये जो कंपाउंड है ना बच्चों, इसका नाम होता है परमैंगनीक एसिड, परमैंगनीक एसिड। तो भाई ये तो उल्टा है, ये जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आ रहा है, इसकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब तो ये पानी से रिएक्ट करके बना रहा है HMnO4 परमैंगनीक एसिड। सो देयरफॉर वी कैन से दैट Mn2O7 इज एसिडिक इन नेचर। इसका जो नेचर होता है बच्चों वो कैसा नेचर होता है बताओ भाई? Mn2O7 का एसिडिक इन नेचर। तो नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि Mn2O3 बेसिक क्यों होता है, जबकि Mn2O3 बेसिक क्यों होता है और Mn2O7 एसिडिक क्यों होता है। बच्चों ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ गया। MnO इज बेसिक इन नेचर वाइल Mn2O7 इज एसिडिक इन नेचर। वाई? इसका भी आंसर सेम ही होगा बच्चों कि जो MnO है इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। बताओ भाई +2 कैसे पता चला? क्योंकि ये +2 है, ये -2 है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि MnO में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो आप बोलोगे तिवारी सर +2 है। तो ये पानी से रिएक्ट करता है और पानी से रिएक्ट करके बनाता है मैंगनीज हाइड्रोक्साइड। तो हम लिखेंगे इन MnO द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +2। Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों वो कितनी होती है? +2 होती है। देयरफॉर इट रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर, है ना, ये इजीली रिएक्शन नहीं होती है। इट रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर, गर्म पानी से रिएक्ट करता है, एंड टू फॉर्म मैंगनीज हाइड्रोक्साइड MnOH होल ट्वाइस। इसके पहले वाले ने बनाया था MnOH होल थ्राइस, क्योंकि वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 थी। तो इट रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर टू फॉर्म मैंगनीज हाइड्रोक्साइड। देयरफॉर वी कैन से दैट MnO इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। इसलिए हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो MnO होता है उसका नेचर बेसिक होता है, जबकि भाई दूसरे वाले का तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको लिखवाया है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में कराया। क्या कराया तिवारी सर? कि जो Mn2O7 होता है इसके अंदर जो हमारा मैंगनीज होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, और ये किससे रिएक्ट करता है? ये जब पानी से रिएक्ट करता है तो पानी से रिएक्ट करने के बाद बनाता है HMnO4 बनाता है ना, परमैंगनीक एसिड, इसलिए एसिडिक होता है। तो अगले वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस था बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है Eu2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाई, है ना। ये जो आयन है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चाहे तो कॉपी में नोट कर लें। नंबर 1, क्योंकि आगे भी हमें काम पड़ेगा, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड होता है, ध्यान रखिएगा। और नंबर 2, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इजीली रिड्यूस्ड होता है। वो क्या होता है बच्चों? वो इजीली रिड्यूस होता है। ये दोनों कॉपी में नोट कर लो बच्चों कि जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जहाँ लिखने को आएगा आप लिखना वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इजीली रिड्यूस होगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए।
इसको नोट कर लीजिए, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन वही है कि Eu2+ इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाई। Eu2+ जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, ठीक है। चलिए, अब अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, तो बताइए ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो Eu2+ है ना, इजीली ऑक्सीडाइज इनटू, ये जो Eu2+ होता है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लूज करने के बाद इजीली ये Eu3+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है। बच्चों चार्ज बढ़ने के साथ इसका हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है, विच हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि Eu2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू, भाई कैसे पता चला ऑक्सीडाइज है? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। और तिवारी सर आपने बताया कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। Eu2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू, इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू Eu3+। Eu3+ में एक इलेक्ट्रॉन करके इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब चार्ज बढ़ेगा बच्चों तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, विच हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी, विच हैज, बोलो बच्चों, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, विच हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर Eu2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Eu2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप चाहें तो रिएक्शन भी लिख के बता सकते हैं, जैसा मैंने आपको लिखा है ना। आप जो है रिएक्शन भी लिख कर बता सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? पेपर में आप रिएक्शन को भी लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज होगा। और जब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, देखो बच्चों, जब चार्ज बढ़ेगा ना, आयनिक चार्ज बढ़ता है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है, तो विच हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी। देयरफॉर Eu2+ इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और चाहो तो इक्वेशन को भी लिख के बता दो, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है Cr2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग इन नेचर वाई। अब ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, मतलब Cr2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज इनटू Cr3+, है ना। मैंने बताया था ना आपको बच्चों, रिड्यूसिंग है तो इजीली ऑक्सीडाइज कर दो। तो Cr2+ है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये हो जाएगा Cr3+, ठीक है। अगर हम इसका, अगर क्रोमियम का आप देखो तो क्रोमियम का क्या होता है? क्रोमियम का अगर हम देखें तो 24 होता है। अगर 24 होगा तो आर्गन, ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d5, ये होगा 4s1। तो अगर 2+ है तो एक यहाँ हट जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3d4। ये स्टेबल नहीं है भाई। अगर हम ये देखें, बहुत ध्यान से समझो भाई, जल्दबाजी मत करना यहाँ पे। देखो Cr2+ है, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज होगा। अगर हम क्रोमियम का देखें कन्फिगरेशन, क्रोमियम 24 होता है तो ये होगा आर्गन, 3d5 और 4s1। अब यहाँ 2+ है, तो 2+ है तो एक यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो, है ना। तो ये हो जाएगा 3d4 और ये हो जाएगा 4s0। लेकिन बच्चों जब ये 3+ होगा, जब ये 3+ होगा तो D में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। और 3 में आपको मालूम है कि स्टेबल कब होता है? T2G, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था, आप अगले पिछले सेगमेंट में जाइएगा, पढ़िएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इसका जो कन्फिग्रेशन होगा, जो स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा, क्या होगा? T2G, T2G3, T2G3 का इसमें स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा, T2G3 का इसमें स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि Cr2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cr3+, है ना, विच हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी। भाई जब भी चार्ज तुम्हारा बढ़ेगा, हमें हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी, विच हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी एंड स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ T2G3। तो हम ये लिख सकते हैं Cr2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू, इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू, समझ के पढ़िए, रटिए मत, इनटू Cr3+, Cr3+, ठीक है ना। इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू बोलो Cr3+, विच हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी। दो बातें ज़्यादा होंगी, एक तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, एंड स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ T2G3, and stable configuration of
एंड स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ T2G3, T2G3 का स्टेबल कन्फिगरेशन होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर पूरा का पूरा क्वेश्चन यही नोट कर लीजिए कि Cr2 पॉजिटिव इज अ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग इन नेचर। समझ में आ गया? चाहे तो ये रिएक्शन लिख दे Cr2 प्लस -1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cr3 पॉजिटिव। T2G3 स्टेबल कैसे बना फिर से समझ लीजिए। क्रोमियम का 24 होता है, अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे आर्गन, हम लिखेंगे 3d5 4s1, हमें 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो हो जाएगा आर्गन 3d3, ये हो जाएगा 4s0। अब ये 3d3 स्टेबल थोड़ी ना है, ये 3d3 स्टेबल कब है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा CFT में, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो T2G3 होता है उसे हम स्टेबल कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पर ही बेस्ड है कि Mn3+ इज इजीली ऑक्सीडाइजिंग, मतलब हम यहाँ पर इसको रिड्यूस करेंगे, वाइल Cr2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, मतलब हम Cr2+ को ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना। चाहो तो इक्वेशन के फॉर्म में देखो, यहाँ पे Mn3+ है, अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग लिखा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के इसको रिड्यूस कर दो तो ये हो जाएगा Mn2+ हो जाएगा। और Mn2+ का स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या होगा 3d5, इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा 3d5। अच्छा, दूसरा Cr2+ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, Cr2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, तो Cr2+ को ऑक्सीडाइज कर दो, तो Cr2+ से हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा Cr3+ हो जाएगा। Cr3+ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यहाँ पर स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या होगा बच्चों, T2G3 का स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा। बच्चों ये टोटल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से आप रट नहीं सकते, तो अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज लिखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये होगा Mn3+ इज इजीली रिड्यूस्ड इनटू, Mn3+ इज इजीली रिड्यूस्ड इनटू, इजीली ये रिड्यूस होगा क्योंकि ऑक्सीडाइज लिखा है, इजीली रिड्यूस्ड इनटू, किस में रिड्यूस हो जाएगा जल्दी से बोलो, Mn2 में, Mn2+ में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब लो हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, है ना, विथ स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ, विथ स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ क्या होगा, कौन सा कन्फिगरेशन है 3d5, है ना। देयरफॉर के बाद पूरा यही का यही लिख दो कि Mn3+ इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। देयरफॉर के बाद मैं लिख रहा हूँ Mn3+, है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, Mn3+ इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, ये लिख दो पूरा। अच्छा, दूसरा इन्होंने पूछा है Cr2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, मतलब हम ये लिख सकते हैं Cr2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू, Cr2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cr3+। स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या होगा T2G3 विथ स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ, विथ स्टेबल यहाँ लिख रहा हूँ मैं, विथ स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ T2G3, है ना, T2G3 का स्टेबल कन्फिगरेशन होगा। देयरफॉर के बाद वही छाप दो, देयरफॉर Cr2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, है ना बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर समझे तो, जहाँ ऑक्सीडाइजिंग है वो इजीली रिड्यूस होगा, जहाँ रिड्यूसिंग है वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा होने के बाद उसके बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे क्वेश्चन को बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है वाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ आयरन, Fe समझते हो, Fe मतलब आयरन, इज मोर देन कॉपर, है ना। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है बच्चों, जब किसी लेटिस क्रिस्टल को, आयनिक क्रिस्टल को तोड़कर उससे एटम को अलग अलग करना होता है, तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसी सॉलिड क्रिस्टल को तोड़कर एटम के रूप में अलग अलग करना, और जब हम तोड़कर उसको एटम के रूप में अलग अलग करेंगे तो हम उसको एनर्जी देंगे। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट विच इज यूटिलाइज्ड और विच इज गिवन टू एन सॉलिड क्रिस्टल टू ब्रेक अप इनटू इट्स एटम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बच्चों, इसके आंसर को समझने के पहले सबसे पहले हम आयरन और कॉपर का कन्फिगरेशन देखते हैं।
आयरन कितना होता है 26, लिखेंगे क्या आर्गन 4s2 3d6। बच्चों ये मैंने आपको आप देखेंगे तो इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लिखना सिखाया है ना। यू कैन सी दिस सेगमेंट। आर्गन 18 हो गया, 18, 18 2 20 और 6 26, तो 26 हो गए। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3d है, डी बनता है 5। तो अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें कितने हैं, तो इसके अंदर 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 2 3 4, इसके पास जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास बच्चों 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला हमारा कौन है बोलो? अगला तिवारी सर हमारा कॉपर है। चलिए हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर 29 होता है। कॉपर को हम क्या लिखते हैं? 3d10 4s1। अगर हम कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉपर के 3d में बताओ बच्चों एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। 1 2 3 4 5, तो ये भी पेयर, 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 यानी ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो बच्चों ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? आयरन के पास है। अगर आयरन के पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आयरन विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। आयरन का जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। इसलिए आयरन वी कैन से दैट इन 3d ऑर्बिटल ऑफ आयरन इट कंटेन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। इसका मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है जिसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ड्यू टू विच द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑफ आयरन इज मोर, while in copper its all electrons are paired. That's why its metallic bond will be very weak, and that's why its enthalpy of atomization will be very less as compared to iron. तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों कि Fe contain आयरन, आपको डायग्राम मैंने बना के बता दिया है, contain 4 unpaired electrons, contain 4 unpaired electrons in their 3d orbital, in their 3d ऑर्बिटल। अपने 3d ऑर्बिटल में ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। देयरफॉर फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, देयरफॉर फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाता है जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ आयरन इज मोर, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ Fe इज मोर। सिंपल सी बात है। अच्छा, जबकि अगर हम, ये तो बात तुम्हारी आयरन की हो गई थी, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना। इन कॉपर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन d ऑर्बिटल, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन 3d ऑर्बिटल्स। इसके 3d ऑर्बिटल्स में बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो क्या होगा? देयरफॉर इट फॉर्म्स वेरी वीक मेटेलिक बॉन्ड। देयरफॉर इट फॉर्म्स वेरी वीक, या वीक लिख दो, वीक मेटेलिक बॉन्ड। तो जब बच्चों वीक मेटेलिक बॉन्ड होगा तो क्या होगा? इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत कम होगी। देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन विल बी लेस। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अगर हमें आयरन और कॉपर दिया हो, मैंने आपको एक डायग्राम भी बना के बता दिया कि आयरन के पास 4 अनपेयर्ड है, तो ये मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा तेज़ी से बनाएगा, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगी, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये मेटेलिक बॉन्ड बहुत कम बनाएगा, तो इसलिए इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई वी कैन से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ आयरन विल बी मोर देन कॉपर। नोट कर लीजिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, है ना, परीक्षा में ये कई बार हमसे पूछा गया है। आप देखें तो आपको 2-3 साल के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा कि Cu+ आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन वाई। बच्चों क्या होता है जब हम Cu+ आयन को पानी में डिजोल्व करते हैं, जब हम इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये पानी में डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन समझते हैं? जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो, और जो 2 आयन बनाता है वो स्टेबल होता है और जिनकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 100% इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप पेपर के हिसाब से इसको। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि Cu+, समझिएगा आंसर बहुत ईजी है,
Cu प्लस आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज अनस्टेबल इन एक्वस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जब हम इसे पानी में घोलते हैं, बिकॉज व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर, जब हम इसे पानी में घोलते हैं, व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर, जब हम इसे पानी में घोलते हैं बच्चों, तो इट अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन। तिवारी सर ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, इट अंडरगो एक प्रोसेस है डिसप्रपोर्शनेशन, इट अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन, क्या बनाता है, टू फॉर्म, जब ये डिसप्रपोर्शनेशन में जाता है ना, टू फॉर्म Cu2 प्लस एंड Cu। देखिए अपन लिखते हैं यहाँ पे, मैं आपको रिएक्शन लिख के बताता हूँ, 2Cu प्लस, ये रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, क्या बनाएगा, Cu2 प्लस Cu, बैलेंस है भाई, दो कॉपर है, एक और एक, दो कॉपर हो गए, 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव हो गया। ये कौन सा आयन होता है बच्चों, ये होता है क्यूप्रस आयन, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो। ये कौन सा आयन होता है, ये होता है क्यूप्रिक आयन, और ये तो कॉपर ही है, कॉपर ही है। तो ये कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, लेकिन ये जो इसने बनाया है ये क्या है, मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है विथ हाई हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इट अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन टू फॉर्म, देखो क्या बनाया डिसप्रपोर्शनेशन में, Cu2 प्लस आयन एंड कॉपर विच इज मोर स्टेबल, जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, विच इज मोर स्टेबल एंड हैव मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हैव मोर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेशन। भाई इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा क्यों होगा, ज़्यादा चार्ज होगा, ज़्यादा पानी से रिएक्ट करेगा, ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, एंड हैव मोर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात समझाऊं आपको कि तिवारी सर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर एक ही एलिमेंट बच्चों उसका ऑक्सीडेशन भी हो उसका रिडक्शन भी हो तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप देखो कॉपर पर 1 प्लस है, यहाँ पर कॉपर पर 2 प्लस है, चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब Cu प्लस आयन क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा रिडक्शन की बात हो तो Cu प्लस आयन कॉपर में रिड्यूस हो रहा है क्योंकि चार्ज कम हो रहा है, चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडाइज होता है, चार्ज कम होता है तो रिड्यूस हो रहा है। तो Cu प्लस आयन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, Cu प्लस आयन रिड्यूस भी हो रहा है, इसलिए ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि भाई कॉपर आयन अनस्टेबल पानी में क्यों होता है। तो बच्चों कॉपर आयन पानी में इसलिए अनस्टेबल होता है क्योंकि जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इट अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन टू फॉर्म Cu2 प्लस आयन एंड कॉपर। ये दोनों कैसे हैं, दे आर स्टेबल एंड हैव मोर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तिवारी सर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा क्यों हो गया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ेगा तो ज़्यादा पानी से रिएक्ट करेगा, ज़्यादा पानी से रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से कि Cu प्लस आर इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाई। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई CuCl2 इज मोर स्टेबल देन, व्हाई CuCl2 इज मोर स्टेबल देन Cu2Cl2, है ना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई CuCl2 इज मोर स्टेबल देन Cu2Cl2। अगर आप इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना तो यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। कैसे आएगा निकाल के देखो, x एक Cl पे -1 2 पे -2 तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। यानी यहाँ पे कॉपर पे +2 चार्ज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम कॉपर का निकालें 2x -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू +1, यानी यहाँ पे कॉपर पर +1 चार्ज है ना। तो अगर +2 है, हमने क्या पढ़ा कि +2 वाला +1 से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकते हो बच्चों कि इन CuCl2, अगर हम पहले वाले की बात करें
तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2। भाई कम चार्ज है कि ज़्यादा चार्ज है? ज़्यादा चार्ज इज +2, है ना। हैज़ हाई चार्ज डेंसिटी, यानी हम ये कह सकते हैं इट हैज़ हाई चार्ज डेंसिटी। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, इट हैज़ हाई चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा चार्ज होगा तो क्या होगा? ज़्यादा पानी से करेगा। देयरफॉर इट हैज़ हाई या ज़्यादा, इट हैज़ मोर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इट हैज़ मोर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बच्चों जिसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। इज़ मोर, ये क्वेश्चन ही आधा लिखा है, इज़ मोर स्टेबल, है ना। इसको सही कर लेना, ये थोड़ा सा खराब हो गया। वाई CuCl2 इज़ मोर स्टेबल, है ना, इज़ मोर स्टेबल देन Cu2Cl2, ऐसा कर लो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जिसको पानी में घोलने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, है ना, जो जितनी जल्दी घुल जाएगा। तो इन CuCl2 अगर पहला वाला देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2। तो जब +2 होगी तो बताओ ये जल्दी घुलेगा कि तेजी में घुलेगा? ये जल्दी घुलेगा। तो इट हैज़ हाई चार्ज डेंसिटी, चार्ज 2 है, ज़्यादा है। देयरफॉर इट हैज़ मोर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। एंड विल बी मोर स्टेबल, एंड विल बी कैसा होगा बोलो? एंड विल बी मोर स्टेबल। जबकि अगर अपन दूसरे की बात करें बच्चों तो इन Cu2Cl2, ये दूसरा वाला, बोलो भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज कितना होगा? ये होगा +1 होगा। तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम होगी सर। तो इसकी जो तुम्हारी चार्ज डेंसिटी होगी वो लेस होगी। अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी लेस होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ जो हाइड्रेशन है वो लेस होगा, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लेस होगा तो क्या होगा? ये लेस स्टेबल होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। वाई CaCl2 इज मोर स्टेबल देन Cu2Cl2? भाई कॉपर है, 2+ चार्ज है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, जल्दी पानी से रिएक्ट करेगा, ज़्यादा हीट निकलेगी, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है ये। Cu2Cl2 में क्या है भाई? उल्टी चीज़ है, +1 चार्ज है, चार्ज डेंसिटी कम है, पानी से कम रिएक्ट करेगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कम होगी, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हायर द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर में इन दोनों में से एक नए क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई Cr2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग and Mn3 positive oxidizing when both have D4 configuration। कैसे? आंसर देखो बच्चों, अगर हम इस स्टेट में देखें इसको Cr2+ में, तो क्रोमियम का कन्फिगरेशन क्रोमियम 24 होता है, तो क्रोमियम होता है 3d5 4s2। लेकिन अगर हम इसमें से 2+ कर दें, ठीक है, क्रोमियम का Cr2+ है, रिड्यूसिंग एंड Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव 3d4 कन्फिगरेशन। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2+ करेंगे तो यहाँ पर 3d5 होगा, यहाँ पर 3d5 होगा, ठीक है। अब 3d5 में ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, है ना, लेकिन अगर रिड्यूसिंग लिखा होता है तो क्या होता है? इजीली ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ? क्रोमियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनाएगा? Cr3+। भाई क्रोमियम में होता तो ये है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा? Cr3+। जब Cr3+ बनाएगा तो क्या होगा बताओ? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है ना। देखिए एक बार फिर से बता दूं आपको, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्रोमियम 24 होता है। देखिए ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 4s1, ये हो जाएगा 3d5, ये क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये Cr2 बोल रहे हैं, तो अगर Cr2+ बोल रहे हैं तो एक यहाँ से निकाल दें, एक यहाँ से निकाल दें, तो ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d4 और ये हो जाएगा 4s0। तो ये Cr2+ में इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है, वही दे रहे हैं। अच्छा मैंगनीज का देखो, मैंगनीज का होता है 25, अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? आर्गन 3d5
4s2, लेकिन यहाँ मैंगनीज पे कितने प्लस लिख रहे हैं, ये 3 प्लस लिख रहे हैं, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d4 और ये हो जाएगा 4s0। इसका मतलब बच्चों ये है कि इसमें और इसमें, इन दोनों कंडीशन पे इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 3d4 है, वही दे रहे हैं d4, यहाँ भी d4 है 2 प्लस में, 2 प्लस में d4 है और 3 प्लस में यहाँ भी d4 है। तो ये कह रहे हैं दोनों का कॉन्फ़िगरेशन तो d4 है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूसिंग लिखा है मतलब ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरा रिड्यूस होता है। तो इसलिए होता है, चलिए पहले वाले को देखें, पहला वाला रिड्यूसिंग लिखा है तो ऑक्सीडाइज होगा, अगर ऑक्सीडाइज होगा तो Cr2 प्लस -1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cr3 प्लस। जब Cr3 प्लस हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d3, और 3d3 में जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है T2G3 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसकी बात करें Mn3 प्लस में 4 है, यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब गेन करेगा तो ये हो जाएगा Mn2 प्लस, 2 प्लस में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d5। इसलिए अगर दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहला वाला ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा वाला रिड्यूस होगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cr2 प्लस इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cr3 पॉजिटिव विथ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव विथ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2G3 विथ स्टेबल, ये मैं पूरा करके बताया मैंने बच्चों, इसको सॉल्व ध्यान दीजिएगा, आप पेपर में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विथ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2G3, ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन है। वाइल जबकि Mn3 प्लस इज रिड्यूस्ड इनटू Mn2 प्लस विथ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 विथ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 ऑल्दो बोथ ऑफ देम हैज d4 कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों के पास d4 कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन एक ऑक्सीडाइज इसलिए हो रहा है पहला वाला Cr2 प्लस क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के बाद इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, दूसरा रिड्यूस इसलिए हो रहा है क्योंकि रिड्यूस होने के बाद इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ऑल्दो बोथ ऑफ देम कंटेन 3d4 इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल, है ना, नोट कर लीजिए बच्चों इसको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये। यस डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। इन दी फॉलोइंग आयंस Mn3 प्लस, V3 प्लस, Cr3 प्लस, Ti4 प्लस, है ना, ध्यान से देखिए 4 आयंस दिया है और इनका बच्चों एटॉमिक नंबर भी लिखा है। मैंगनीज का कितना लिखा है, 25, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, टाइटेनियम का 22। क्लियर। पहला इन्होंने लिखा है बच्चों, विच आयन इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, कौन सा आयन एक्वस सोल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखते हैं बच्चों, चलिए पहले क्रोमियम लिखते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, 24 होगा तो क्या लिखेंगे, आर्गन 3d5 4s1, ये लिखेंगे। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं बच्चों, इसके 3 पॉजिटिव स्टेट में जाते हैं। क्रोमियम की कौन सी स्टेट में जाते हैं, बोलो 3 पॉजिटिव। चलिए भाई, क्रोमियम की 3 पॉजिटिव स्टेट में जाते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 1 यहाँ से कर दो, 2 यहाँ से कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d3 और ये हो जाएगा 4s0। अब ये तिवारी सर, ये 3d में स्टेबल कहाँ होगा, या तो 3d5 में स्टेबल होगा या 3d10 में स्टेबल होगा, नहीं होता है। अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखें बच्चों, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर Cr3 पॉजिटिव के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हो जाएगा T2G3, और T2G3 के केस में ये स्टेबल होगा। तो पहले वाले का आंसर होगा बच्चों Cr3 पॉजिटिव। इज इट क्लियर। तो फर्स्ट वाला आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले वाले पर चलते हैं, सेकेंड वाले पे। विच आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा आयन होगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिड्यूस होना, जो इजीली रिड्यूस होकर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा। तो बच्चों हम देखते हैं Mn मैंगनीज 25 होता है, अगर हम इसके बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे, आर्गन, ये हो जाएगा 3d5 और ये हो जाएगा 4s2। अब बच्चों एक बात बताओ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तिवारी सर ने क्या पढ़ाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो हम रिड्यूस करें,
रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो हम ऑक्सीडाइज करें। तो ये मैंगनीज क्या करता है बच्चों, मैंगनीज पे चार्ज कितना है यहाँ पे बोलो, यहाँ पे मैंगनीज पे चार्ज है 3 पॉजिटिव। अगर हम इसमें एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Mn2+। अगर हम इसको रिड्यूस करें, तिवारी से रिड्यूस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, Mn2+ बनाएगा। तो जब ये Mn2+ होगा तो Mn2+ की कंडीशन में क्या होगा, देखो Mn2+ की कंडीशन में क्या होगा, ये होगा आर्गन, ये तुम्हारा होगा आर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 3d5 और ये हो जाएगा 4s0। बताओ स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो विच आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके, ऑक्सीडाइजिंग मतलब रिड्यूस होके जो स्टेबल कन्फिगरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, Mn2+, क्योंकि इसी अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये Mn2+ का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करेगा। विच आयन इज कलरलेस, बच्चों मैंने आपको बताया था जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें dd ट्रांजिशन होगा, वो कलर्ड होगा। जिसमें सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, वो उसमें dd ट्रांजिशन नहीं होगा और वो कलरलेस होगा। तो बच्चों मैंगनीज में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप देख लीजिए। वेनेडियम में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्रोमियम में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए टाइटेनियम चेक करते हैं। टाइटेनियम, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22। टाइटेनियम का कन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों, 22। अगर मैं इसका कन्फिगरेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा आर्गन, आर्गन, ये लिखूंगा 3d2 और 4s2। बताओ भाई इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे तिवारी सर, देखो ना d5 होते हैं, मैं मिटा दूंगा अभी, 1 2 3 4 5। अब d में 2 इलेक्ट्रॉन है तो तिवारी सर इस समय इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये dd ट्रांजिशन देगा और कलर देगा। लेकिन यहाँ पर 4+ है, 4+ का मतलब ये होता है कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अगर मान लो बच्चों टाइटेनियम पर 4+ होगा तो क्या होगा, ये होगा आर्गन, 3d में भी 0 इलेक्ट्रॉन और 4s में भी 0 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये बताइए क्या इसके पास Ti4+ में d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। भाई अनपेयर्ड होता तो कलर होता, पेयर्ड होता तो कलरलेस होता, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर नो dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, नो dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, dd ट्रांजिशन नहीं होगा, टेक्स प्लेस, और ये होगा कैसे, ये होगा कलरलेस, ये होगा कलरलेस। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, Ti4+। चलिए अब ले दे कि आखिरी बचता है, विच आयन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से कौन सा आयन होगा जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो बच्चों हम निकाल के देख सकते हैं किसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, मैंगनीज। कैसे देख सकते हैं बताऊं एक बार सारा, चलिए देखिए, चलिए Mn3+ देखिए, Mn3+ का कन्फिगरेशन होगा तुम्हारा आर्गन 3+ है, ये हो जाएगा 3d4 और ये हो जाएगा 4s0। इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 3+ है, 3d5 4s2 होता है। इसका कन्फिगरेशन मैंगनीज का 3d5 4s2 होता है, 3 है तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये हो गया। दूसरा वेनेडियम का लिखते हैं V3+, वेनेडियम 23 होता है, तो इसका कन्फिगरेशन होगा आर्गन, आर्गन 23 हो गया ना, तो 20 और 3 23, तो 2, तो ये हो जाएगा 3d2 4s0 ना, नहीं वेनेडियम कितना होता है 23, तो 20 और 3 23, तो ये होगा 3d3 तो एक कम, हाँ इसका होगा 3d2 4s0, यानी इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d में 2 हैं। चलिए अगला लिखते हैं टाइटेनियम, Ti4+। भाई Ti4+ की तो कहानी गड़बड़ है सर, इसके ना तो d में इलेक्ट्रॉन होगा कोई और ना तो s में होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए ठीक है, अब कौन बचा, मैंगनीज हो गया, वेनेडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, अब बचा क्रोमियम। चलो क्रोमियम में देखते हैं, Cr3+। अब क्रोमियम का क्या होता है 3d5 4s1, 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3d3 4s0, क्योंकि एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो हो गया 3d3। तो बच्चों बताओ किसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बताइए। Mn3+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, V3+ में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Ti4+ में 0, इसमें एक भी नहीं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि विच आयन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर होगा Mn3+। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, तो इसको बहुत बढ़िया से समझिए और इसको नोट करिए।
बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन हुज एटॉमिक नंबर इज 25। एक डाइवेलेंट आयन है बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर 25 है और उसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो मालूम है ना, म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2। अब बच्चों हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, इसकी बात करें तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए डाइवेलेंट आयन है यानी मैंगनीज है और इसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो ये मैंगनीज ही होगा, है ना भाई। इन्होंने बोला है कि जो एलिमेंट है आपका उसका एटॉमिक नंबर 25 है, इसका मतलब जो एलिमेंट है वो मैंगनीज है और ऊपर से वो डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट है मतलब Mn2+ है। अब Mn2+ है तो उसका कन्फिग्रेशन लिखें, आर्गन 3d5 4s0, क्योंकि मैंगनीज अगर 25 है तो 25 का कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 3d5 4s2। अब 2+ है, डाइवेलेंट है तो 2 0 हो जाएगा। अब अगर 2 0 होगा बच्चों तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर बताओ, 5। तो इसमें हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई पूछे भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो 5। मैग्नेटिक मोमेंट को शो करते हैं म्यू से, तो म्यू इज इक्वल टू रूट एन, है ना, रूट एन एन प्लस 2। ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। एन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5 + 2 तो इज इक्वल टू हो गया 5 और 5 + 2 5 + 2 7, तो 5 7 35। BM मतलब बोर मैग्नेटॉन। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा, √5 बोर मैग्नेटॉन, है ना। इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ट्रांजिशन मेटल of 3D transition series shows the largest number of oxidation state, and why। कौन सा एलिमेंट है, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो मैंगनीज होगा। लेकिन मैंगनीज क्यों होगा उसको समझाने के पहले मैं आपको समझाऊं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें तो आर्गन 3d5 4s2। मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़, मैंने आपको कहाँ बताई थी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में बताई थी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कह दो तो भी सही है, ऑक्सीडेशन नंबर कह दो तो भी सही है। इन दोनों के बीच में 3D और 4s के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो इसलिए क्या करता है, ये अपने पूरे इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बॉन्ड बनाने में। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 s में जो इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम कितनी होती है बच्चों, इसके पूरे +2 और इसके अनपेयर्ड, तो इसके पूरे +2 है, इसके अनपेयर्ड 5 है, तो 2 और 5 7, तो +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज में बच्चों वो एलिमेंट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से लेकर +7 तक, वो कौन है, मैंगनीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों मैंगनीज। Mn मतलब हम ये बोल सकते हैं मैंगनीज। Mn को क्या बोलते हैं बच्चों हम, मैंगनीज shows the maximum number of या largest number of oxidation state, maximum number of oxidation state। कहाँ से कहाँ तक बच्चों बताओ, +1 से +2 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो चाहो तो, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम +2 to +5। क्यों करता है, ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s एटॉमिक ऑर्बिटल, ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s ऑर्बिटल। 3D और 4s ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है ना। देयरफॉर दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म बॉन्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों कि वो कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो एलिमेंट कौन है बच्चों, मैंगनीज। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, why zinc show
only +2 oxidation state. Why zinc show only +2 oxidation state? जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? तो उसका आंसर होगा बच्चों, क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। यदि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आर्गन 3d10 4s2 होगा, यही होगा ना, यही होगा। तो जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करता है क्योंकि अगर मान लो इसी जिंक में मैं 2+ चार्ज लगा दूं तो क्या होगा, ये अपने बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेगा, और लूज़ कर लेगा तो हो जाएगा आर्गन 3d10 4s0। हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई, क्या हुआ? आर्गन 3d10 4s0। तो अब ये बताओ, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो हम ये बोलते हैं Zn2+ आयन contain 10 electrons या show stable configuration of Zn2+ ion, show stable configuration of 3d10 in +2 oxidation state only, in +2 oxidation state, है ना। therefore zinc show only +2 oxidation state, show only +2 oxidation state। क्योंकि बच्चों जो जिंक है वो 3d10 4s2 होता है, और यदि हम इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ले जाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन हटने के बाद पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए जो जिंक है वो जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो बच्चों ये तो हमने यहाँ डिस्कस किए, और जो आपके कलर्ड और कलरलेस के क्वेश्चंस, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पिछले वाले सेगमेंट में। तो कलर्ड कलरलेस में 2 चीज़ें मैं बताता हूँ, हमेशा याद रखना। कोई आयन कलर्ड कब होगा? जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो dd ट्रांजिशन होगा। कोई आयन कलरलेस कब होगा? जब उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसमें dd ट्रांजिशन नहीं होगा और वो कलरलेस होगा। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, ये मैंने पहले वाले सेगमेंट में आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों दिस सेगमेंट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल सेगमेंट फॉर यू। अगले वाले सेगमेंट में बच्चों हम आपसे बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या होते हैं लैंथेनाइड्स, क्या होते हैं एक्टेनाइड्स, है ना। देखते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।